अच्छा जी। तो मैंने कल जो है रिकॉर्डिंग जो की थी उसमें लास्ट में जो है एडोनाइस जो उसकी शेले की पोयम है, एलिजी है, जो कि उसने कीट्स की जो है डेथ पे लिखी है, मॉर्न किया है एक तरह का, वीप, सम काइंड ऑफ वीपिंग एटसेट्रा। तो मॉर्निंग पोयम जो होती है, मॉर्निंग सुबह वाली, जो सोग मनाना या गम 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 शो करना वगैरह, सैडनेस शो करना, सौरव, इसको एलिजी कहते हैं। तो दिस इज one of the greatest elegies in English history, English literature। तो और हैवी जो है सबके फेवरेट पोएट पे है। किड्स की जो है यंग एज में मौत हो गई थी, 25 years में। ही वाज गोइंग टू इटली फॉर हेल्थ कंसर्न्स। किड्स और शेले मिले भी थे, और इतना ज्यादा कोई अच्छा डीप रिलेशन तो नहीं था, बट पोएट्स एंड पोएट और पोएट का जो आपस में रिलेशन होता है वो तो होता है पोएट्री के थ्रू। और सम लेटर्स का एक्सचेंज भी हुआ था इनका आपस में। और ये था कि इनवाइट भी किया था शेले ने कीट्स को उसका गेस्ट बनने के लिए। शेले वाज ऑलरेडी देयर इन इटली, आई गेस, रोम, बट कीट्स डाइड इन रोम 25 साल की उम्र में, और वहां उसको दफन किया। और रिमेम्बर के क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि कीट्स के जो कीट्स का कुत्बा है, एपिताफ है, जो कब्र पे लगा हुआ है, उस पे क्या लिखा है। अ, मुझसे भी जिस तरह पूछ लिया था ये क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो उस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ किस तरह, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि हेयर लाइज द वन हुज नेम वाज रिटन, या सिंपल उसमें पुरानी इंग्लिश में रिटन की बजाय रिट लिखा है, WRIT। हेयर लाइज द वन हुज नेम वाज रिट ऑन वाटर, ये लिखा हुआ है। तो ये शैले के हवाले से कुछ जो है बायोग्राफी है, ये तुम लोग पढ़ लेना। टाइटल एडोनाइस है, इसके बारे में जो है वैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट here also we can see about the title. The selections in this collection are 9 literary works and an essay by Shelley। ओके, ये डॉक्यूमेंट के जो वो है टाइटल है उसके हवाले से कि शेले की जो पूरी डॉक्यूमेंट है, इसमें बाकी 9 टोटल 9 वर्क्स हैं। तो ये बाद में भी आप लोगों को काम दे सकती है ये डॉक्यूमेंट। आई विल सेंड यू। तो किड्स का पूरा लिटरेचर की जो मेन चीजें वो सारी इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। कोई कितने पेजेस है, 22 पेजेस की है। इफ यू कैन रीड दिस और रीड इट वेल, एग्जाम में बड़ा ये काम देगी, ये बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट है। रोमांटिसिज्म के हवाले से भी हम बहुत से हम तो पढ़ चुके हैं, बाकी ये ओवरव्यू ले लेना तुम लोग, जो है देख लेना। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जरा पढ़ते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में Keats has a role to play, had a role to play in politics also. He is called a revolutionary poet. So why he was called? Let's see. Political radicalism में है कि Shelley and his fellows romantics existed in the historical period just after the French Revolution. French Revolution बड़ा ही important historical event है in the history, especially in the history of Europe। ये यूरोप को काफी बदल दिया इस जो है रेवोल्यूशन ने। काफी चीजें जो है, काफी ट्रेंड्स, हर तरह से हर चीज जो है चेंज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एंड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द बेस्ट सोसाइटी वाज hotly debated in his time. Like many thinkers of his era, Shelley did not believe that kings ruled through divine mandate। अब उस दौर में जो है किंग्स की ज्यादा जो है क्या कह सकते हैं, मोनार्की जो है वो ज्यादा थी उस दौर में। और मोनार्की के खिलाफ ही जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। एंड शेले वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ मोनार्की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसको भी काफी इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि उसका बचपन जो था वो पैदा हुआ है कोई 1792 या 1794 समहाउ, इस दरमियान पैदा हुआ है। तो इस पे बड़ा इसका असर है। ये सोसाइटी वाज चेंजिंग
सोसाइटी चेंज हो रही थी रेवोल्यूशन के असर के इन्फ्लुएंस के जो है उसमें तो he was a subject to that society. So also that society, the changing society influenced Shelley. तो Shelley की जो thoughts थी वो भी जरा उस हवाले से revolutionary थी। उसका बड़ा असर था तो इसलिए उसको revolutionary poet भी कहा जाता है। तो in fact he was publicly an atheist and left Oxford over his refusal to recant this position. तो उस दौर में जो थी क्रिश्चियनिटी बड़ी पीक पे थी मतलब उसमें हुकूमत में जो है क्रिश्चियनिटी का जो है रोल होता ही था और कीट्स ने खुल्लम खुल्ला शेले ने खुल्लम खुल्ला इजहार किया था कि मैं एथियस्ट हूँ आई जो है बिलीव इन नो रिलीजन किसी भी रिलीजन में पर मेरा यकीन नहीं है तो अ, इसको चेंज करने का कहा गया ऑक्सफोर्ड में जब ये पढ़ रहा था तो उसने जो है ये इनकी बात नहीं मानी तो उसको फिर मजबूरन ऑक्सफोर्ड छोड़नी पड़ी तो दिस वाज हाउ he was becoming a revolutionary. So throughout his lifetime, he advocated for positions such as the abolition of slavery. तो उसने he was not only a poet but the representative of individuals जो उसमें कॉमन जो मैन थे उन कॉमन मैन थे उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव था इसीलिए तो वो कहता है ना कि लोगों तक मेरी बात पहुंचा दो प्रोफेसी जो थी उसकी if winter comes can spring apart तो दैट्स व्हाई उसकी पूरी जिंदगी उसने जो है स्लेवरी जो थी गुलामाना जो निजाम था उसके खात्मे के लिए जो है काम किया ठीक है और the dissolution of the union between Britain and Ireland डेमोक्रेटिक सफरेज एक मूवमेंट है जो आपको जो है उसमें भी पढ़ाई जाती है पॉलिटिकल साइंस में भी है और एक और सफरेज मूवमेंट है वो सेम ही है या चेंज है वो उसमें जेंडर स्टडीज में भी है सिविल डिसोबीडियंस फ्री लव women's rights labor rights fair trade pacifism atheism and vegetarianism putting him on the far left of the political spectrum on almost every issue तो ये सारी जो चीजें सब्जेक्ट मैटर्स जो यहाँ शो किए ये जो है उसको डिफाइन करते हैं शेले की जिंदगी को थोड़ी सी जिंदगी थी बट जो है he was against slavery he was against monarchism he was against the monarchy he was against religion ठीक है और he was in favor of women rights और जो है आपके फ्री लव लेबर राइट्स और फ्री फेयर ट्रेड वगैरह ये सारी चीजें जो इसके एथिज्म वेजिटेरियनिज्म के जो है हक में इस बात सारी जिंदगी और सोसाइटी में जो है लोग ऐसे कम होते हैं तो इसी तरह उसकी सोसाइटी में भी ऐसे लोग कम थे तो इसीलिए उसको जो है रेवोल्यूशनरी पोएट कहा जाता है कि रेज ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट मेजॉरिटी और उसने किस मीडियम का सहारा लिया थ्रू हिज पोएम्स पोएट्री he was a political student of his father-in-law philosopher and journalist विलियम गॉडविन विलियम गॉडविन का ये जो था सन अल्लाह था जो कि एक फिलोसोफर भी था और जर्नलिस्ट था who promoted utilitarianism a philosophy that bases the moral worth of moral worth of actions on the level of usefulness and benefit to this to society the action produce तो यूटिलिटेरियन उस निज़ाम को कहते हैं जो सोसाइटी के हक में उसकी बेहतरी के लिए जो है वो काम हो यूटिलिटी से निकला है बेसिकली तो गॉडमैन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट anarchists Shelley's works including those of this collection and others such as the Mask of Anarchy अनारकी एक तरह की जो है सिचुएशन पाई जाती है किसी गवर्नमेंट में या किसी स्टेट में chaos होते हैं बाकी चीजें rebellious some type of जो है rebellious type of people जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं थोड़ा सा इस तरह की एनार्की are critical not only of the governments of his time but of the concept that anyone should have power over others
तो ये खिलाफ था, तो उसने द मास्क ऑफ अनार्की लिखा था, और उसमें जो है ये डिस्कस किया था कि जो है वो जो कंसेप्ट होता है कि जिस तरह एक मोनार्क एक किंग होता है, या एक ग्रुप ऑफ रूलर्स होते हैं जो बाकी सब पे जो है अपना पावर जो है सबमिट बल्कि फोर्स करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ाई लिखता था। तो उसने लिखी थी ये पोएम, लिखी द मास्क ऑफ द पोएम्स बेस्ड ऑन contemporaneous political events Shelley writes about, and is contained in this collection. The most striking is England in 1819. On August 16, 1819, a crowd of about 80,000 protesters had gathered in the street in St. Peter's Field in Manchester, England, to protest for expansion of voting rights and parliamentary reform. तो एक जरा सा थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हैं, बट जो है किड्स का अगर देखना है कि हाउ ही वाज रेवोल्यूशनरी पोएट, तो ये थोड़ा सा देखना। In an attempt to disperse the crowd, the English cavalry charged the protesters, killing 15 and wounding about 400 to 700. तो 80,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उस पे वोटिंग राइट्स के हवाले से। तो क्राउड बढ़ा, 80,000 बहुत ज्यादा, और उस दर में तो ये बहुत ही ज्यादा था। आज आपको जो है पाकिस्तान इंडिया के जो बड़े फाइनल वगैरह या सेमीफाइनल वगैरह के मैच में इतने जो है 80,000 ही मिलते हैं, 80-90,000 मिलते हैं, जो भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी ऑलमोस्ट 89,000 जो थे। तो अगर वो देखा जाए तो कितना बड़ा क्राउड है, अगर वो एक जगह पे आके जो है एहतजाज करते हैं, तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट को गिरा था, ये एक वो जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी तरह आया था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जो निचले तबके के लोग थे। तो 80,000 इज अ ह्यूज नंबर। तो अगर देखा जाए तो इस हवाले से फिर इस हुजूम को जो है खत्म करने के लिए, अब तोड़ने के, इधर उधर करने के लिए फौज लाई गई, और फौज ने जो है फिर थोड़ा सा तशद्दुद किया, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा किया। 15 लोग उसमें मर गए, 400 से 700 लोग जो है जख्मी भी हुए। तो इसने और भी भड़का दिया लोगों को। इंसिडेंट वाज रेफर टू एज दी पीटरलू मैसाकर। मैसाकर था somehow, एक जगह पे जो है ज्यादा किलिंग्स जो करते हैं उसको कहते हैं। Shelley's politics aligned with those of the protesters, and he composed the poem England in 1890, so as a direct response. तो इस जो है इवेंट को, इस इंसिडेंट को लेके शेले ने क्रिटिसिज्म की थी गवर्नमेंट पे, और खिलाफ लिखा था। और इस तरह लिखने से वो रेवोल्यूशनरी पोएम उसको कहा जाता है। लिटरेरी सर्कल उसका क्या था? Shelley was part of an active and intimate literary circle that included his second wife and author of Frankenstein, Mary Shelley. फ्रैंकनस्टाइन हमने पढ़ा था, याद है ना? तो जॉन कीट्स भी जो था, लॉर्ड बायरन था, ली हंट था, थॉमस लॉ पीकॉक। थॉमस लॉ पीकॉक वही है जिसने जो है क्रिटिसिज्म लिखी थी, और इसके अगेंस्ट उसने लिखी थी ना, किसने लिखी थी? एलियट ने, या उसने आर्नल्ड ने जो जो फंक्शन ऑफ पोएट्री शायद लिखी थी, वो थॉमस लव पीकॉक नहीं, थॉमस लव पीकॉक के अगेंस्ट इसने शेले ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी, अभी याद आया। हाँ, डिफेंस ऑफ पोएट्री जो मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ा, बाकी को वैसे पढ़ा है बाद में आने वाले सेमेस्टर्स को। तो शेले ने जो डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है, वो अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ थॉमस लव पीकॉक लिखा है। तो ये पूरा इसका ग्रुप था, लिटरेरी सर्कल था वैसे। So, as both friends and contemporaries, these writers supported and challenged each other, often engaging in friendly competition. Some of the group's best remembered works, including Frankenstein and Ozymandias, came into being when members challenged each other to write on the same topics. तो बैठे थे, एक और बंदा था, मेरी थी जो उसकी सेकंड वाइफ थी शैले की। शैले खुद था, तो उन्होंने कंपटीशन अपने अंदर अपने दरमियान किया कि कौन अच्छा नावल लिखेगा। तो मैरी शेले विंस, उसने लिखा फ्रैंकेनस्टाइन। तो इमॉर्टल हो गया वर्क, अभी भी बड़ा ही मशहूर हो गया। दिस वाज लाइक गोथिक नावल। ओzymandias भी इसी में जो है कंपटीशन में लिखी गई पोएम थी, जो कि फिर शेले ने जो है ज्यादा मशहूर जो है लिखा, ये वर्क जो था मशहूर हुआ बड़ा। और these writers often influenced
each other and alluded to each other within their own works. Keats' odes were an inspiration for Shelley. Shelley के लिए भी inspiration थी Keats की जो odes थी. That's why Keats जो है का लेवल बहुत ही हाई था रोमांटिक पोएट्री में. शेले का अपना भी बहुत हाई है. स्टिल ऐसी जो पोएम लिखी है, एलिजी लिखी है, जो कि हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में एलिजीज में बड़ा ही मकाम रखती है. वन ऑफ द बेस्ट एलिजी. तो इससे पता चलता है कि हाउ ग्रेट वाज कीट्स. And several of writers from his circle are described but not named in the poem Adonais. So, literary allusions ये devices वगैरह ये William Godwin and Mary Shelley, talent and education ये background पढ़ लो. इसके कुछ करेक्टर्स हैं. हाँ, इसकी जो पोएट्री है एडोनाइस, हमारा फोकस उस पे है, बट इसके जो मशहूर करेक्टर्स हैं इसकी पोएम्स में, यहाँ पे ये लिखा गया है. प्रोमीथियस अनबाउंड में प्रोमीथियस का करेक्टर है, ठीक है. और स्पीकर इसका जो है किसी पोएम में है, डेमोगोगन है. ओजाइमेंडिस हमने कल पढ़ी, एशिया एक करेक्टर है, जुपिटर एक करेक्टर है. तो हमारा जो इसमें फोकस है वो एडोनाइस पे. एडोनाइस इज अ वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ एडोनीस. जो हमने पोएम जो शेले की पढ़ी थी, नहीं, कीट्स की जो पोएम पढ़ी थी हमने, उसमें एडोनीस था. 6 महीने के लिए सोया होता है, फिर 6 महीने के लिए जागता है अपनी लवर गोडेस के साथ, फिर वो 6 महीने गुजारता है. तो ये इस तरह है. तो इसी एडोनेस के बारे में ही जो है इसी करेक्टर को यहाँ पे लाया है, बट स्पेलिंग को जरा चेंज किया, एडोनाइस किया. तो इन ग्रीक माइथोलॉजी ही वाज अ सिंबल फॉर यूथ एंड ब्यूटी. ही वाज अनजस्टली किल्ड बाय अ जेलस गॉड. जेलस गॉड जो है इस तरह के, वो एक शक्ल में आता है, या कोई गॉड किसी एक जानवर होता है, वाइल्ड बोर जो जंगली सुअर होता है, वो उसे वैसे मारता है, बट रिलेट करते हैं कि एक जेलस गॉड ने. So just as Keats' death was caused, at least partly, by unjust critics, at least in Shelley's view. Shelley को वैसे पता नहीं था कि ये टीबी के जरिए से मरा है, तो इसकी मौत के सबब को एक जो है अननोन क्रिटिक का नाम देता है. In the hands of unknown critic, जो है somehow एक क्रिटिक रिव्यू को जो है एज अ सिंबल लाता है, जिसकी वजह से कीट्स की मौत हुई. क्योंकि कीट्स की मौत का अभी तक उसे पता नहीं होता है. जब ये इसने पोएम खत्म की उसके बाद पता चलता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसकी वजह से जो है मौत हुई थी उसकी. और डिफेंस ऑफ पोएट्री और टू वेस्टविन वगैरह, ओज़ाइमेंडिस, ये सारी इनकी जो है मौजूद हैं. ये बड़े काम काम की चीजें. टू स्काई लार्क भी है. तो एडोनेस के बारे में ये जो है इसमें कहता है कि in 1821 Shelley's friend and fellow poet John Keats died of tuberculosis. Shelley composed Adonais, in which figures from Greek mythology hold a funeral for Adonais. तो जिस तरह ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ फिगर्स होते हैं जो फ्यूनरल जब होता है एडोनाइस का, उसमें उसको विटनेस करते हैं, इसी तरह जो है ये उन पोएट्स के कैरेक्टर्स, जो सारे ये पोएट्स हैं रोमांटिक पोएट्री वगैरह के, और इसके अलावा जो मर गए हैं पोएट्स, सिडनी वगैरह, फिर इसको कैसे कि शेले जो है इमोर्टल हो गया है. तो इस पे शुरू में तो वो वीप करता है, ठीक है, शुरू में वो मौर्न करता है इस पे. बाद में कहता है कि इस पे रोना, रीडर्स को कहता है कि रोना, क्योंकि शेले इमोर्टल बन गया और वो चमक रहा है ऊपर. और फिर सिडनी वगैरह को जो है वो वहाँ पे कैरेक्टर्स जो पुराने हैं ना रेनेसेंस के वगैरह, तो उनको भी इसमें फिर इंक्लूड करता है. किस तरह शेले को जो है और कीट्स को जो है वेलकम वगैरह करते हैं somehow इस तरह. तो शेले declares Keats has ascended to perfection, कि he was a perfect poet, a perfect romantic poet, so people were jealous. तो somehow ये कहता है उसको कि where jealous and inferior critics cannot touch him, कि बिल्कुल जो उससे जेलस हैं या कम दर्जे के क्रिटिक्स हैं वो उसे बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते. कीट्स इतना परफेक्ट है. तो द पोएम इज कंपोज्ड ऑफ 55 नंबर्ड स्पेंसरियन स्टैंजास. तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग पोएम फॉर अ टोटल ऑफ 495 लाइन्स.
स्पेंसरियन स्टेंजा ये कि हर स्टेंजा जो है 9 लाइन्स का होता है और इसके 55 स्टेंजा में ये लिखी गई है। और स्पेंसरियन स्टेंजा उसको कहते हैं कि शुरू की 8 लाइन्स जो है आयम्बिक पेंटामीटर में और 9वीं लाइन जो है हेक्सामीटर में है, जिसमें टोटल 12 जो है क्या कहते हैं सिलेबल्स होते हैं, जिसमें 6 जो है स्ट्रेस्ड एंड 6 अनस्ट्रेस्ड। तो एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ शेलेस बेस्ट। ये सारी पोएम्स की समरी वगैरह लिखी गई है। तो हम पढ़ेंगे एडोनाइस की समरी एनालिसिस। Adonais summary. So in this poem, Shelley uses Adonais. Adonais एक Greek character है, याद रखें, जो कि मर जाता है किसके हाथों, एक वाइल्ड बॉर के हाथों, और ये एक लवर होता है एक गोडेस का, ठीक है। तो उसको जो है वो गोडेस से होती है एफ्रोडिटी, ठीक है। वो बेग करती है, वो मन्नतें करती है ज़्यूस से, गॉड ऑफ गॉड्स, किंग ऑफ गॉड्स से, कि भाई मुझे ये चाहिए। तो फिर वो एक तरह का जो है उसे कर्ज देता है कि 6 महीने तो ये सोता रहेगा, बट 6 महीने ये फिर जिंदा रहेगा और फिर उसके साथ तुम जिंदगी इस तरह गुजारती। तो उसको कंपेयर कर रहा है शेले के साथ, सिंबलाइज कर रहा है शेले को। So the poem, which has 55 numbered stanzas, begins with the speaker announcing his grief at Adonais' death. तो कर तो शेले पे रहा है, बट वो एडोनाइस का कैरेक्टर बीच में लाके उस पे जो है क्या करता है, उसके ग्रीफ करता है, उसके गम में जो है बातें करता है। तो वो कहता है यूरेनिया को, यूरेनिया जो एफ्रोडिटी का दूसरा नाम है, जो कि लवर थी एडोनाइस की, तो टू मोर्न फॉर हर सन। बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में तो ये इसकी क्या है, लवर है, बट जो है लवर थोड़ा सा सेंसुअल हो जाते हैं। तो है ये एक मॉर्निंग पोएम, मतलब जो गम वाली पोएम है, तो इसमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। तो कीट्स क्या करता है, जो यूरेनिया है, एफ्रोडिटी है, उसके कैरेक्टर को एडोनिस की माँ बनाता है, माँ के तौर पर यहाँ पे पेश करता है, ताकि वो कोई फाशी ज्यादा ना आए इसमें पोएम में। तो एडोनिस की जो है डेथ हो गई, अब वो जो है यूरेनिया को कॉल करता है कि आके अपने बेटे की मौत पे उस गम का इजहार करो। हकीकतन ये शैले के बारे में लिख रहा होता है। तो ही अच्छा, तो Adonais, who died in Rome while her attention was elsewhere, in stanzas 8 to 15 he calls on another mourners, dreams and splendors who wash and prepare the body। और बाकी कैरेक्टर्स को फिर इन स्टेंजाज में क्या करता है, कॉल करता है, बोलता है मोर्नर्स को, जो है जो गम करने वाले, बीन करने वाले हैं, ड्रीम्स को और स्प्लेंडर्स को, जो कि उसकी बॉडी को जो है वो गुस्ल दे रहे होते हैं। तो ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कीट्स पोएट्री क्राई। तो कीट्स की पोएट्री में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल सब्जेक्ट्स, इसीलिए इतनी लंबी पोएम गई है कि कीट्स ने जो सब सब्जेक्ट्स है, उसके जो सिंबल्स है उसकी पोएट्री के, नेचर में कितनी सारी चीजें हैं, नाइटिंगेल वगैरह, ये वेस्ट ऑटम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। इसके अलावा ग्रीक माइथोलॉजी, कीट्स का सबसे वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट जो था कीट्स की पोइट्री का, वो ग्रीक माइथोलॉजी था। तो इसीलिए वो ग्रीक मिथ को यहाँ पे लाता है, इंक्लूड करता है शेले अपनी पोइट्री में। तो सब्जेक्ट्स में तो नेचर सबसे जो अहम है रोमांटिक पोइट्री का, वो नेचर itself comes to mourn, spring cannot awaken Adonais, means spring cannot awaken कीट्स। स्प्रिंग जो कि जानी जाती है कि ये जो है नेचर को जिंदगी देती है, बट इट कैन नॉट अवेकन कीट्स। तो एंड ब्यूटी कैन नॉट जॉइन हिम इन डेथ। तो कीट्स फॉलो फेलो रोमांटिक पोएट्स विजिट द फ्यूनरल एंड, अच्छा इसके जो फेलो रोमांटिक पोएट्स है जैसे बायरन वगैरह जो हो गया, उनका भी करेक्टर यहाँ पे लगता है कि किस तरह उसके फ्यूनरल में आते हैं, फ्यूनरल पे आते हैं। तो एंड आर डिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सप्लिसिटली नेम्ड, नाम नहीं दिए उनको जाहिरी तौर पर। अब इस तरह तो पोएट्री की थोड़ी सी उन्होंने रखनी है लाज भी। तो बट indirectly was referring to those contemporaries of Shelley. So Shelley blames critics for Keats' death, but states that they are insignificant and will be forgotten, while Adonais has transcended into immortality.
तो फिर वो ब्लेम करता है क्रिटिक्स को कि शेले पे कीट्स पे क्यों क्रिटिसिज्म करते हैं, ये इसकी मौत के जिम्मेदार है समहाउ, बस ये अपनी पोएम को बनाने के लिए। और फिर वो कहता है कि ये सारे दुनिया इनको बुला देगी जो भी क्रिटिक्स हैं, बट एडोनाइस हैज ट्रांसलेटेड इनटू इमॉर्टैलिटी मींस कीट्स हैज ट्रांसलेटेड इनटू इमॉर्टैलिटी, कीट्स को हमेशा याद रखा जाएगा। ही बिकेम या ही हैज बिकम इमॉर्टल जस्ट लाइक एडोनाइस। So Shelley urged the readers not to be sad at the loss of Adonais. तो फिर वो कहता है रीडर्स को कहता है रीडर को कहता है कि do not weep, do not grieve जो है एडोनिस की मौत पे या कीट्स की मौत पे, as he is now a part of eternal source of all beauty, means he became nature, he has become nature। तो अब वो इमोर्टल हो गया है, वो इटरनल ब्यूटी बन गया, सोर्स इटरनल सोर्स ऑफ ब्यूटी बन गया है। तो डू नॉट वीप ओवर हिज डेथ। तो एंड बियॉन्ड वर्ल्डली कंसर्न, तो दुनियाई जो है कंसर्न से ये हट के परे हो गया है। तो शेले इमेजिन्स हीट सोल बीइंग ग्रीटेड बाय ग्रेट पोएट्स ऑफ द पास्ट। तो अब वो इमेजिन करता है कि जो कीट्स की सोल है जो ऊपर चला चला गया है कीट्स, उसको जो है ग्रेटेस्ट पोएट्स जो पास्ट में गुजरे हैं, सिडनी वगैरह जो क्रिटिक्स वगैरह स्टैट्समैन जो थे, सिडनी था और बाकी थे, वो फिर उसको उधर ग्रीट कर रहे हैं शेले की मौत के बाद उसकी रूह को। ही इनकरेजेस anyone who still wants to mourn Keats to travel to his tomb in Rome, but wonders why anyone should fear the enviable state of perfection which Keats now resides। तो फिर वो मॉर्नर्स को जो मॉर्न कर रहे हैं रीडर्स समझ लें जो भी है, तो उनको कहता है कि स्टिल जो है अगर आप लोग जो है मॉर्न करना चाहते हैं तो फिर कीट्स की टॉम पे जाएं, मकबरे पे जाएं जो फिर रोम। तो लाइफ बाय कंट्रास्ट इज फुल ऑफ डार्कनेस एंड डीके, शेले कंटेम्पलेट्स हरीइंग ऑन टू हिज ओन डेथ। वैसे तो देखा जाए मौत जो है ये तबाही है, डार्कनेस है, बट यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है, कंट्री कर रहा है। शेले वांट्स टू डाई, शेले कहता है कि मैं भी मर जाऊं क्योंकि मौत के बाद असली जिंदगी है, मीन्स इमोर्टैलिटी। इस लाइफ में जो है बड़ी जो है क्या है तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं के। तो शेले भी उसकी मौत को देख कर खुद भी जो है कहता है कि मरने के लिए तो मौत जो है उसे क्या कर रही है, टेम्प्ट कर रही है। तो hurrying on to his own death, saying he hears the voice of Adonais calling, means he hears the voice of Keats calling। Keats कह रहा है कि यहाँ सब कुछ बेहतर है, आ जाओ। तो he takes consolation, however, in the memory of Keats, which fills his soul with poetry। तो वो वहाँ से जो है इंस्पिरेशन लेता है Keats से, जो कि फिर इन टर्न उसकी जो सोल है उसको पोएट्री से फिल कर देती है, इंस्पिरेशन ऑफ Keats। एनालिसिस में ये लोग देखें क्या कहते हैं कि फेब्रुअरी, पहले मैं टाइम देख लूँ इसका कितना रह गया है। अच्छा मैं दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में ये खत्म नहीं होगा, आधा पौना रह जाएगा। तो पहले मैं रिकॉर्ड